आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाली हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्टीशन इज इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो पार्टीशन के बारे में गलत है, वो हमें बताना है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि जो पार्टीशन था इंडिया का वो क्या है, आउटकम था टू नेशन थ्योरी का, यानी कि टू नेशन थ्योरी की वजह से ही जो पार्टीशन है इंडिया का वो माना जाता है। तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद में आता है हमारे पास ऑप्शन बी, जिसमें दे रखा है कि जो पंजाब और बंगाल थे वो क्या है, दो प्रोविनेंस थे जो कि डिवाइड थे रिलीजन के बेस पर। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में दे रखा है कि जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थे वो क्या एक दूसरे से मिलते नहीं थे, उनका जो एरिया था वो क्या है अलग अलग था। तो ये ऑप्शन सी भी सही है। और ऑप्शन डी आता है कि जो स्कीम थी पार्टीशन की वो क्या है इंक्लूड करती है कि हम क्या है ट्रांसफ़र करेंगे जो पॉपुलेशन है उसको क्या है बॉर्डर की दूसरी ओर। तो ये जो हमारा पॉइंट दे रखा है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अब है हमारे पास मैच द फॉलोइंग्स। तो इन्हें देखते हैं इनका क्या क्या आंसर होगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें दे रखा है कि बाउंड्रीज को मैप करना रिलीजन के बेसिस पे। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के मैटर में। तो ए का आंसर होगा जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है इंडिया और पाकिस्तान उसमें। बी में दे रखा है कि जो बाउंड्रीज बनी थी डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पे वो कहाँ बनी थी, तो वो बनी थी हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो बी का आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन सी में है कि जो बाउंड्रीज थी उन पे क्या है लिमिट लगा दी गई थी, जो जियोग्राफिकल जोन्स है कंट्री के उसके अंदर। तो ये कहाँ किया गया था, ये किया गया था पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो ऑप्शन सी का आंसर होगा फर्स्ट। ऑप्शन डी में दे रखा है कि बाउंड्री को लिमिट करना एक कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल ग्राउंड्स में, तो वो कहाँ किया गया था, तो वो किया गया था झारखंड और छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन डी का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके अंदर हमें क्या है, जो आज का पॉलिटिकल मैप है वो लेना है और उसके अंदर क्या है हमें मार्क करनी है लोकेशन को, जो प्रिंसली स्टेट्स दे रखी है उन्हें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास जूनागढ़। तो आप इस मैप के अंदर देख सकते हो कि जो गुजरात के अंदर ग्रीन वाला एरिया है वो है हमारा जूनागढ़। और उसके बाद में आता है मणिपुर। तो मणिपुर भी आप जो ये रेड डॉटेड वाला लाइन है वहाँ पे देख सकते हो वो है मणिपुर। ऑप्शन सी पे है मैसूर। तो ये जो मैसूर है ना, आप इस मैप के नीचे वाली साइड देख सकते हो जो रेड कलर्ड है ना, वो है मैसूर का एरिया। तो अब आता है हमारे पास ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश के अंदर आप लोग देख सकते हो जो डॉटेड है वो है ग्वालियर। तो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो ओपिनियंस दे रखी हैं। पहली है विस्मय की। तो चलिए देखते हैं विस्मय की क्या राय है। द मर्जर विद द इंडियन स्टेट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी टू द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो विस्मय है उसका मानना है कि जो हम प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के अंदर मर्ज कर रहे हैं उनसे क्या हो रहा है कि जो प्रिंसली स्टेट है उसकी डेमोक्रेसी बढ़ रही है उसके लोगों के प्रति। तो ये मानना है विस्मय का। अब देखते हैं जो इंद्रप्रीत है वो क्या मानता है। वो कहता है आई एम नॉट सो श्योर देयर वॉज अ फोर्स बीइंग यूज्ड। जो इंद्रप्रीत है वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कराने के लिए जो फोर्सेस हैं, जो मिलिट्री वगैरह है वो यूज़ की गई हैं। डेमोक्रेसी कम्स बाय क्रिएटिंग कंसेंसस। डेमोक्रेसी कम्स बाय क्रिएटिंग कंसेंसस, यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है लोगों की राय से ही बनती है, फोर्सफुली डेमोक्रेसी को अप्लाई नहीं किया जा सकता, ऐसा उसका कहना है। तो इसने अब हमें इस क्वेश्चन से दो ओपिनियन देकर पूछा गया है कि हमारी ओपिनियन क्या है जो असेशन हुआ प्रिंसली स्टेट्स का उनके बारे में, और साथ ही में जो प्रिंसली स्टेट के लोग थे उनका क्या रिस्पॉन्स था। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जो असेशन था प्रिंसली स्टेट का और जो मर्ज हुई थी इंडियन यूनियन के अंदर, उससे क्या है जो डेमोक्रेसी थी वो क्या है बड़ी थी पूरी कंट्री के अंदर, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट के लोग थे उन्होंने क्या है कभी भी अपने पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय ही नहीं किया था, उन्हें पता ही नहीं था कि पॉलिटिकल राइट्स होते क्या हैं। और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या है फोर्सेस का यूज़ किया था डेमोक्रेसी बढ़ाने के लिए, और ये कई हद तक क्या है ज़रूरी भी था एक कंट्री का यूनिफॉर्म बेस बनाने के लिए, यानी कि एक पूरी कंट्री क्या है एक साथ मर्ज हो जाए, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए क्या है फोर्स का यूज़ किया गया था। और नो डाउट कि इसके अंदर जो डेमोक्रेसी थी वो तो बड़ी ही थी।
अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्या है, हमें दो अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है जो कि बनाई गई थी अगस्त 1947 के अंदर। तो जो पहली स्टेटमेंट है ना वो दी थी M.K. गांधी ने, और वो क्या स्टेटमेंट थी तो चलिए वो देखते हैं। तो M.K. गांधी है, उनका कहना है कि आज जो हमने क्या है कांटों का ताज पहना हुआ है, और जो सत्ता की सीट है यानी कि जो पावर की सीट है वो क्या है एक नेस्टी थिंग है, यानी कि बहुत बुरी चीज़ है। और उस सत्ता की सीट पर क्या है आपको हमेशा जागते रहना होगा, आपको क्या है रेस्ट नहीं मिल सकता, और आपको क्या है बहुत ज़्यादा हम्बल और फोरबियरिंग होना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा विनम्र और क्या है पेशेंट होना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके टेस्ट यानी कि यहाँ पर आपकी परीक्षाओं का तो कोई अंत नहीं होने वाला, नई नई चुनौतियाँ आती रहेंगी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो दी थी M.K. गांधी ने। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी थी, जो दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि इंडिया क्या है वो है फ्रीडम की लाइफ जिएगा, और हम क्या है पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों के अंदर क्या है कदम रखने वाले हैं, और हम क्या है ख़त्म कर देंगे आज का जो हमारा दुर्भाग्य चल रहा है वो, और हम क्या है एक नए इंडिया की खोज करेंगे जिसके अंदर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और वो कहते हैं कि आज जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं हमारी आज़ादी का, वो क्या एक स्टेप है इंडिया की नई अपॉर्चुनिटीज़ का। और ये जो स्टेटमेंट है वो जवाहरलाल नेहरू देते हैं, और साथ ही में वो जो एजेंडा है नेशन बिल्डिंग का वो भी क्या है बताती हैं। तो ये जो दो स्टेटमेंट है वो दी गई थी। तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेटमेंट अट्रैक्ट करती है या आकर्षित करती है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना वो फोकस करती है एक एजेंडा पे जो है सेक्युलरिज्म का, डेमोक्रेसी का, सोवरेनिटी का और फ्रीडम का, यानी कि जहाँ पर क्या है सब धर्म एक समान हो, डेमोक्रेसी हो, और क्या है खुद की कंट्री पर हम क्या है खुद ही राज करें, बाहर से आके कोई दखल अंदाजी ना दे, और साथ ही इन कंट्री के लोगों के पास क्या हो आज़ादी हो। और ये क्या है फोकस करती है उस बात पे जिससे हम क्या है हमारी जो रियल डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी है कंट्री की वो करेंगी। तो जो पहली स्टेटमेंट है ना वो क्या है मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है दूसरी स्टेटमेंट की बजाय, क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है देश के लोगों को क्या है जगाती है, अलर्ट करती है उनके देश के प्रति कि अभी जो स्ट्रगल है वो क्या है ख़त्म नहीं हुआ है, जो एक्चुअल स्ट्रगल है वो तो क्या है अभी शुरू हुआ है, और ये जो समय है वो है हमारे नेशन के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको बनाने का, यानी कि नेशन को बनाने के लिए हमें जो कदम उठाने हैं उनका ये समय है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द रीजंस बीइंग यूज्ड बाय नेहरू फॉर कीपिंग इंडिया सेकुलर, यानी कि इंडिया को सेकुलर कंट्री रखने के पीछे जो नेहरू जी हैं उन्होंने क्या क्या कारण बताए वो हमें यहाँ पे बतानी है। और सेकुलर का मतलब होता है किसी धर्म से संबंधित नहीं, सारे धर्म क्या है इक्वल हैं। उसके बाद में पूछा गया है कि क्या ये जो रीजंस है वो सिर्फ क्या है एथिकल और सेंटिमेंटल ही है, यानी कि हमसे ये पूछा गया है कि ये जो कारण थे वो क्या है नैतिक और क्या है भावकपूर्ण ही थे, या फिर ये कोई जो कारण है वो विवेकपूर्ण भी थे। तो विवेकपूर्ण या प्रूडेंटियल का मतलब होता है कि जो बहुत सारे मुद्दों को नज़र में रखते हुए, उनके जो क्या क्या नुकसान हैं उनको नज़र में रखते हुए ये जो रीजंस हैं वो थे। तो अब हम इसके रीजंस देखते हैं क्या क्या थे जो इंडिया को सेकुलर रखने के लिए लिए गए थे। तो फर्स्ट पॉइंट है जो सभी मुस्लिम थे उन्होंने क्या है इंडिया को नहीं छोड़ा था पार्टीशन के दौरान, और कुछ जो मुस्लिम है वो क्या है इंडिया के अंदर ही रह गए थे कम संख्या के अंदर, यानी कि माइनॉरिटी में। और जो जवाहरलाल नेहरू है वो चाहते थे कि इन मुस्लिम के साथ क्या है वो एकदम सिविलाइज तरीके से व्यवहार करें, यानी कि उनको क्या है इंडिया का ही सिटीजन माने और उनको भी क्या है एक इज्जत मिले। और सेकेंड पॉइंट में दे रखा है कि जो मुस्लिम है वो सिटीजन्स है अब इंडिया के, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है सपोर्ट किया जो सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स हैं मुस्लिम के उनको। तो ये जो रीजंस है ना वो क्या है सिर्फ एथिकल और सेंटिमेंटल ही नहीं है, ये जो रीजन है वो क्या है प्रूडेंटियल भी है। तो देखते हैं वो कैसे है। तो इसके लिए भी दो पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट है कि जो इंडिया का सेकुलर नेचर है उसने क्या है ध्यानपूर्वक जो लॉन्ग टर्म्स गोल्स और प्रिंसिपल है जैसे कि सोशलिज्म हो गया, इक्वालिटी, फ्रीडम, फर्टेनिटी, इनको भी क्या है चेरिश किया है, इनके ऊपर भी क्या है ध्यान दिया है। और बी पॉइंट में दे रखा है कि जो सेक्युलरिज्म है वो किसी एक धर्म को क्या है बहुत ज़्यादा अच्छा बनने या बहुत ज़्यादा बुरा बनने से भी क्या है रोकता है, और इसीलिए क्या है लोगों के अलग अलग रिलीजन होने के कारण भी ये सभी को क्या है एक समान मानता है। तो इसीलिए ए और बी दोनों पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि जो इंडिया के रीजंस थे वो एथिकल और सेंटिमेंटल के साथ साथ प्रूडेंटियल भी थे। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रिंग आउट टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग फॉर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस,
यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमें ईस्ट और वेस्ट रीजन में दो ऐसे अलग कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे नेशन बिल्डिंग में, वो हमें बताना है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो दो डिफरेंसेस थे ईस्ट और वेस्ट रीजन के अंदर वो क्या थे। तो हमारे ईस्ट के अंदर क्या था, ईस्ट के अंदर था बंगाल और वेस्ट पार्ट के अंदर था पंजाब वाला रीजन। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो दो रीजन्स थे वहाँ पे क्या है, मुस्लिम लोग थे वो मेजोरिटी के अंदर थे। तो ये जो बात है ना वो इंडिपेंडेंस के टाइम की हो रही है, जब तक जो पाकिस्तान था वो क्या है अलग नहीं हुआ था, और इसलिए डिसाइड किया गया था कि एक नई कंट्री बना दी जाए पाकिस्तान, जो क्या है दो टेरिटरीज होगी, जिसके अंदर एक थी वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान। अब सेकेंड पॉइंट है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी माइनॉरिटीज़ की, यानी कि वहाँ पे क्या है मुस्लिम्स तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो माइनॉरिटी के अंदर जो कास्ट थी या रिलीजन्स थे उनका क्या किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स आ रही थी ईस्ट और वेस्ट दोनों में। तो लाखों की संख्या में जो हिंदू और सिख्स थे पाकिस्तान के एरिया में, और जो मुस्लिम थे इंडिया की साइड पंजाब और बंगाल में, उन्हें क्या है कुछ रास्ता नज़र नहीं आया और उनको क्या है अपना घर छोड़ना पड़ा। तो ये दो क्या है अलग अलग चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े थे ईस्ट और वेस्ट रीजन के अंदर इंडिपेंडेंस के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द टास्क ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, व्हाट वाज इट्स मोस्ट सेलिएंट रिकमेंडेशन। यानी कि हमें बताना है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसका काम क्या है, और साथ ही इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिकमेंडेशन यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सिफारिश कौन सी थी। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो क्या सेटअप हुआ था 1953 में, और इसको सेटअप किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये क्या स्टेट की बाउंड्रीज को दोबारा बनाने के मामले को देखता है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि इस कमीशन को क्या है जो बाउंड्रीज है स्टेट की वो क्या है डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेस पे बनानी चाहिए, ताकि जो हमारी लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको रहने के लिए क्या है एक प्लेस मिल पाए। सेकेंड पॉइंट है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो पास हुआ था 1956 में, जिसका रिजल्ट निकला था कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी लैंग्वेज के बेस पर। थर्ड पॉइंट है इसकी जो मोस्ट सैलिएंट रिकमेंडेशन है यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी सिफारिश है वो ये थी कि जो लैंग्विस्टिक स्टेट है उनको बनाना, यानी कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स को बनाना, यानी क्या है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना उनके लैंग्वेज के बेसिस पर, ताकि जो हमारी एक कंट्री है उसका एक यूनिफॉर्म बेस बन पाए जिसमें लोग रहें। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज सेड दैट द नेशन इज टू लार्ज एक्सटेंट एंड इमेजिन कम्युनिटी हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन बिलीफ्स, history, political aspiration and imagination. Identify the feature that make India a nation. यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो नेशन है वो काफ़ी हद तक क्या है एक इमेजिन कम्युनिटी है, यानी कि एक काल्पनिक समुदाय है जिसके क्या है कॉमन बिलीव्स है, यानी कि कॉमन विश्वास है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल एस्पिरेशन है और इमेजिनेशन है। तो हमें क्या है आइडेंटिफाई करनी है ऐसे फीचर्स जो कि इंडिया को एक नेशन बनाती हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इंडिया में क्या है नेशन बिल्डिंग के टाइम पर जो 3 चैलेंजेस आए थे उनसे उसने क्या है खुद को प्रूफ किया है एक नेशन के तौर पर। तो अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है कि इंडिया जो है वो क्या एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे जो लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं और डिफरेंट कल्चर और रिलीजन भी फॉलो करते हैं, जो कि क्या है रिकॉग्नाइज किया गया है एक नेशन की यूनिटी की तरह, जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और उन सभी लोगों को क्या है कॉमन फेथ और बिलीफ भी है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि जो एक नेशन होता है उसके अंदर क्या है कॉमन बिलीफ और फेथ होते हैं, जो कि हमारे इंडिया के अंदर भी हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है वो क्या है पूरा करती है डेमोक्रेटिक सेटअप को, जो बेस्ड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल इच्छाएं हैं लोगों की वो मानती है कि डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए जहाँ पे क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट हो जहाँ पे क्या है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही हों, और ये क्या क्रिएट करती है एक पॉलिटिकल कंपटीशन डेमोक्रेटिक फ्रेम के अंदर। थर्ड पॉइंट है कि इंडिया की जो इमेजिनेशन है उसने क्या इस्टेब्लिश करे हैं वेलफेयर स्टेट, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए इन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई है जो कि बेस थी इक्वालिटी और स्पेशल प्रोटेक्शन पे, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं और साथ ही जो रिलीजन और कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी क्या वेलफेयर स्टेट्स बनाई गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि ये पैसेज रीड करना है और हमें क्या है ये जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उनका आंसर देना है। तो हम सीधा क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये जो पैराग्राफ है वो आप खुद पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या है
कॉमनलिटीज़ यानी कि जो चीज़ें कॉमन है इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में वो पूछ रखी है, और साथ ही हमें क्या है इनका एक एग्जाम्पल भी देना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जो चीज़ें कॉमन है इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में, तो वो मैंने पॉइंट्स में दे रखी है। पहला पॉइंट है कि दोनों ही जो नेशन है वो क्या है लैंग्वेज के बेस पर शेप किए गए हैं। उनकी बाउंड्री जो बनी है, इनके अंदर वाले जो स्टेट हैं उनकी किस बेस पे बनी है, उनकी बनी है लैंग्वेज के बेस। सेकेंड पॉइंट है कि ये क्या है प्रमोट करते हैं वेलफेयर्स को, यानी कि लोगों की कल्याण की जो योजनाएं हैं उनको क्या है प्रमोट करते हैं। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसको भी प्रमोट करते हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो इंडिया के अंदर भी है। थर्ड पॉइंट है कि जो स्टेट हैं वो क्या है डिवाइड हुए हैं जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से, और वो क्या है स्ट्रेंथ देते हैं पॉपुलेशन को दोनों ही नेशंस में। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि ये जो ऑथर है उसने क्या है इस पैराग्राफ के अंदर डिसिमिलैरिटीज़ नहीं बताई हैं, यानी कि जो चीज़ें नहीं मिलती इंडिया और सोवियत यूनियन में वो नहीं बताई हैं। क्या आप बता सकते हैं? तो ये हमें इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि जो सोवियत यूनियन है वो डिवाइडेड था 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के अंदर, जो कि बाद में डिसइंटीग्रेट हो गई थी, टूट गई थी। तो ऐसा इंडिया के साथ तो नहीं हुआ था, तो ये क्या है इन दोनों में डिसिमिलैरिटी है, जो चीज़ नहीं मिलती। सेकंड पॉइंट है इंडिया ने क्या है मेंटेन करी अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी को, और अपना जो डाइवर्सिफाई नेचर है उसको क्या है बिल्कुल भी उसने तोड़ा नहीं है, और एक साथ क्या है जोड़ कर रखा है। सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि इंडिया का इतना डाइवर्सिफाई नेचर है स्टेट्स का, यानी कि इतने सारे स्टेट्स और इतने सारे लोगों में डिवीज़न होने के बाद भी इंडिया ने जो अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन रखा, उसको भी नहीं तोड़ा। और इसी में जो आपका ऑप्शन सी है उसके अंदर पूछ रखा है कि अगर हम पीछे मुड़कर देखें या पीछे की जांच करें तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में से हमें सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट कौन सा लगता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जो इंडिया का एक्सपेरिमेंट है वो ज़्यादा काम किया था प्रमोट करने में लैंग्विस्टिक और कल्चरल प्लूरिटी को, बिना किसी यूनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट किए बगैर, यानी कि हमने क्या है लैंग्विस्टिक को और कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, और इससे हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। और इंडिया ने कंट्री को क्या है इकट्ठा रखने के लिए कुछ डिप्लोमेटिक मेजर्स भी अडॉप्ट किए थे। तो यहीं पर आपकी क्वेश्चन आंसर होती हैं। एंड अगर इस चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हो एडिट टॉपिक के साथ, तो वो भी अपलोड हो चुकी है, उसे देख सकते हो। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है वो। और इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी अपलोड हो जाएंगे, तो उन्हें भी चेक करना बिल्कुल मत भूलना। तो इन सब चीज़ों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।